नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं भारत नागपाल वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए इस समय मौजूद हूं जाखोदा बाईपास के ऊपर, जहां पर आंदोलन का 67वां दिन और किसानों और सरकार के बीच में गतिरोध निरंतर जारी है और बातचीत के कई वार्ता जो इनकी बातचीत के दौर थे वो विफल हो चुके हैं। और 26 तारीख को जो आंदोलन एक झंडे के प्रकरण के बाद में उखड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, वो कहीं ना कहीं 28 तारीख को गाजीपुर बॉर्डर पर चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद में फिर से उठ खड़ा हुआ है। उस आंदोलन को जो है अब तिगुनी ताकत के साथ लोग आगे बढ़ा रहे हैं। किसान निरंतर जो है जुट रहे हैं आंदोलन पर सभी बॉर्डर पे। तो उसी कड़ी में हम मौजूद हैं जाखोदा बॉर्डर पर भादुगढ़ में, जहां पर हमारे साथी कुछ मौजूद हैं हरियाणा पंजाब के भाईचारे के तौर पे। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आगे किसानों की रणनीति के बारे में कि आगे क्या रहेगा। 67 दिन आंदोलन को हो गए और निरंतर संघर्ष। कोई नहीं, नहीं बिल्कुल बैठे हैं, सही बैठे हैं। तो संघर्ष का जो भी दौर था वो निरंतर जारी है। इस दौरान ठंड बहुत थी, भीषण सर्दी भी थी। हमने तो तिरपाल भी टपकते हुए देखे, लोगों को रात बिताना बड़ा मुश्किल हो रहा था। इतने कड़े संघर्ष के बाद भी यह आंदोलन अब आगे क्या रूप लेगा, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। सबसे पहले तो एक तो श्रद्धांजलि है उन लोगों के लिए जो हमारे साथी शहीद हुए यहाँ पे, और एक हमारा बेटा, हमारे वो उनके दादाजी गंगानगर रहते हैं, हरदीप सिंह जी डिबडबा, उनका पोता शहीद हुआ। उसके जो ये वो लगी थी अथरू गैस का गोला और ट्रैक्टर पलट गया, और वो उसकी शादी अभी हुई है पिछले कुछ दिन पहले। उन सभी को सलाम है। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जाट भाई हैं, क्योंकि हम तो जट हैं। जय और टय हिंदी में लिखते हैं, और जय और आक मात्रा और टय जाट। जाट के पास डंडा है, जट के डंडा नहीं है। तो वो डंडा जो जाट का डंडा है ना, वो अब जो जाट खड़े हो गए हैं, हमारी यही निगाह ये थी, चाहे 2 महीने लगे 4 महीने लगे, जब तक नज़दीक के लोग, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है चाहे ये हरियाणा के लोग हैं, जब तक ये नहीं उठेंगे ये आंदोलन बढ़ने वाला नहीं है। ये आंदोलन बढ़ चुका। और जो हमारी लीडरशिप बार बार ये कह रही थी कि आप शांति प्रिय रहो, टेबल टॉक पे हम हारेंगे नहीं, और वो भी लोगों को एक संदेश चलेगा। चाहे एक चाल थी वहाँ तक, जो भी हुआ, जो हमारे वो दीप सिद्धू क्या है, वो नए वो कलाकार हैं, वो जो भी है वो पता है सभी को, जहाँ कुछ धर्मदलीय हैं वो लखा। एक बार परिचय भी हमारे चैनल को दे दें। आप अपना परिचय कहाँ से आए? मैं वैसे गंगानगर राजस्थान से हूँ। हमारा बॉर्डर का जिला पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, गंगानगर राजस्थान। और हमारे दोनों तरफ, एक तरफ हरियाणा, एक तरफ पंजाब, एक तरफ पाकिस्तान है। ये जो आपने कहा कि जाट के पास आ का डंडा है, जाट के पास डंडा है, पर मुझे लगता है सिख कौम के पास झंडा है। इस डंडे के ऊपर झंडा लग करके अब असर दिखाने लगेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जो तिरंगा झंडा है ना, ये तिरंगा झंडे में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ पंजाबियों की हुई हैं, सबसे ज़्यादा। और पंजाबियों में सिखों की ज़्यादा हुई हैं, और सिखों में जट्टों की ज़्यादा हुई हैं, जट सिखों की सबसे ज़्यादा। आप देखो, जो फांसी पे चढ़े, चाहे काले पानी गए, वो यही लोग थे। और ये तिरंगा जो है, ये आन बान और शान है हमारी। और तिरंगा लपेट के कितने शव आते हैं, देखो आप हरियाणा में, पंजाब में, और हमारा चूरू जो बेल्ट जाटों की पूरी है, झुंझुनू में, वहाँ हमारे भी शहीद हुए हैं। मैं भी, हमारे शहीद हुए थे। कैप्टन नेपाल मेरे भाई थे परिवार में, वो उसको हमने अर्थी को कंधे पे हमने। और हम तो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। किसानों में हमने तो संघर्ष की लगातार आदत बनी हुई है। हाँ जी। अभी भाई जी जिक्र कर रहे थे कि अपना हरियाणा पंजाब, थोड़ा आगे आ जाओ, अपना हरियाणा पंजाब भाईचारा, वो बोले जी मोदी जी का, खट्टर जी का, जिन्होंने भी इस कानून को बनाया, बोले जी संघर्ष तो देखो जारी है, और संघर्ष का नाम है कष्टों के दौर से गुजरना। परंतु एक चीज़ का धन्यवाद है मोदी जी को, जिन्होंने हमारे हरियाणा और पंजाब के भाईचारे को एक कर दिया। जो अखबारों के अंदर, जो SYL के पानी के जरिए, जो मुख्यमंत्रियों की बयानबाजी होती थी, कटाक्ष होते थे, उनसे हमें लगता था कहीं हम एक दूसरे से कट चुके हैं। और जबकि हरियाणा पंजाब शुरू से ही छोटे बड़े भाई रहे हैं। 1966 में हरियाणा बना है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है। तो एक भाईचारा जो निकल के आया, उसके लिए मिसाल कायम हुई, और हम लोग जो है इसके लिए मोदी को धन्यवाद देते हैं। मैं सबसे पहले तो अपने जो भाई बेटे हमारे जो शहीद हुए हैं उनको सत सत नमन करता हूँ। दूसरी बात, आपने ये धन्यवाद वाली कही मोदी, योगी और खट्टर की। हमें नहीं पता था भाईचारा क्या चीज़ होती है। हम पंजाब जाते थे तो हम ये डरते थे, वहाँ सरदार लोग हैं, सरदार लोगों का हमें ज्ञान नहीं था क्या चीज़ है। लेकिन आज इनका धन्यवाद है, हमारे भाई ज़्यादा दिन से हमें
अलग नहीं हुए हैं, न्यारे नहीं हुए हैं, थोड़े दिन पहले हुए थे और दोबारा से फिर हम मिले हैं, हमारा भाईचारा बना है। हम तो इनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और संघर्ष की बात यह है, आखिरी दम तक वही हमारे नेता, जो किसान नेता है, बोलते हैं घर वापसी अगर बिल वापसी, अगर बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं। यही रहेंगे चाहे 2024 आए या उससे भी आगे आए। कष्ट सहने की आदत तो शुरू से और भी सहन करेंगे। जो हरियाणा पंजाब के भाईचारे की बात आप लोगों ने कही, उस हरियाणा पंजाब के भाईचारे के अंदर एक बात बार बार निकल के आती है। इन साथियों से हमारी बात हुई, जितनी बार हम पहले दिन से आंदोलन को कवरेज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हरियाणा के अंदर जब हम लोग आए तो हमारा कोई इरादा ऐसा नहीं था, हमने दिल्ली जाना था। हमें नहीं मालूम था कि भादुगढ़ में रोक लेंगे, बॉर्डर पे हमें रुकना पड़ेगा। अब यहाँ रुके हैं तो 3-3 महीने का राशन लेकर के आए थे। उसके बाद बोले उसको राशन को खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। हरियाणा के हमारे वीरों ने हमारी इतनी सेवा की, इतनी मदद की कि हमारा वो राशन तो पड़ा ही है। और आगे चाहे 6 महीने आंदोलन लग जाएँ और हमारे पास आंदोलन ये भरपूर है, राशन जो है। अब बात आई SYL की, जब सरकार ने प्रोपेगेंडा चलाया कि स्टार्टिंग में ही कह दिया पहले दिन से ही कि नहीं, असली किसान तो खेतों के अंदर है, ये लोग किसान ही नहीं है, ये पंजाब कांग्रेस है, ये आम आदमी पार्टी है पंजाब की, ये खालिस्तानी है, आतंकवादी, इतने तरह के तमगे। उसके बीच में SYL का राग लगा दिया है और एक दिन का धरना रख दिया उपवास 10 से 4 बजे तक, जिसमें लोग खा पी करके बैठे धरने पर। और उसके बाद में लगा दिया जी किसान महापंचायत का। पर एक चीज़ ये हरियाणा का आदमी ये पूछता है कि अगर SYL के मुद्दे को असली में सोल्व करने का वक्त आया है तो क्या हमें भी पंजाब आने की जरूरत पड़ेगी? आप ऐसे ही स्वागत करोगे? बिल्कुल, अब तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। जो SYL का मुद्दा है वो तो सभी लोग, जहाँ भी चर्चा होती है, यदि हम चर्चा नहीं करते तो यही कहते हैं सभी लोग। हरियाणा वाला भी ये कहते हैं ये हमारा भाइयों का मुद्दा है, हम अपने आप ही इसको समाप्त कर लेंगे। जो आप ये बात कह रहे हैं कि ये इन्होंने कहा ये कांग्रेस के लोग हैं, आम आदमी के लोग हैं, अरे यार, लोगों ने किसी ना किसी पार्टी को तो वोट डाली होगी। बीजेपी के भी लोग हैं इसमें, पर हैं वो उनका क्योंकि धंधा है, जो पंजाब इकट्ठे हुए हैं। अरे कोई ना कोई तो आएगा। ये क्या, इनके हथियार खत्म हो चुके हैं। इन्होंने कभी तो कहा जी ये वो लोग हैं, कभी खालिस्तानी हैं, नक्सली हैं, वही हथियार हैं, उनको चमका के ले आते हैं। कहाँ तो कह देते हैं ये वो CA आड़ में कुछ और कह दिया, यहाँ ये कह दिया, वहाँ कह दिया, टुकड़े कह गए। अरे टुकड़े टुकड़े जो भी थे, टुकड़ों में बांटे तो आपने थे, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब। आज वो हरियाणा, हिमाचल भी जो टुकड़ा टुकड़ा जुड़ चुका है और उसके साथ राजस्थान और पूरे हिंदुस्तान, महाराष्ट्र, गुजरात, वो सारे ही इकट्ठे हो चुके हैं। तो इसलिए ये आंदोलन जो आपने पहले ये बात की थी किस दिशा में जाएगा, ये जो एक पड़ाव था वो पड़ाव पार कर चुका है। और जो यूथ, जो गर्म दलीय थे, उनको भी समझ आ गई कि हमें शांति प्रिय चलाना, जैसे हमारी लीडरशिप कह रही है। और ये शांति प्रिय चलेगा और ये जीत के ही उठेंगे। और जितना ज़्यादा ये इन लोगों को ये पता नहीं है, जो ये लोग सामने वाले वो अपनी चालें चल रहे हैं ना कभी SYL का, और उनको ये नहीं पता कि इनका कितना बड़ा ये नुकसान कर रहा है। ये एक नई दिशा तय करेगा, क्योंकि जो इनके लोग थे ना, जो इनके साथ कहीं ना कहीं किसी कारण से जुड़े हुए थे, वो अब एक नई दिशा ये देने वाला किसान आंदोलन है। ये सारी दिशा बदल रहा है। उनके लोगों के जो सोच थी, जो मोदी जी के प्रति जो भी अपने विचार थे, वो सारे बदल चुके हैं और भी बदलेंगे। अभी 26 तारीख के प्रकरण के अंदर जो झंडा प्रकरण हुआ, लाल किले पे झंडा फहराया गया, धर्म विशेष का झंडा था, उस झंडा प्रकरण के बाद में जो है एक बार संदेश पूरे देश के अंदर ऐसा गया, 2 दिन हम भी गवाह रहे कि बिल्कुल लगता था कि किसान आंदोलन अपनी राह से भटक गया और लड़खड़ाता हुआ दिखाई दिया। परंतु परसों जब हम पहुंचे वहां पर गाजीपुर में, राकेश टिकैत को हमने वहां पे इंटरव्यू किया उनका, और जो 28 तारीख को रात हाई वोल्टेज ड्रामा गाजीपुर बॉर्डर पर चला, उनके आंसुओं से कहीं ना कहीं लगता है एक पूरा जन सैलाब खड़ा हुआ और आंदोलन दोबारा उसी रफ्तार पे आ गया। मैं मेरे पत्रकार साथियों से एक ही बात बताना चाहूँगा। एक तो ये भारतीय जनता पार्टी, एक बार अपना परिचय भी दे दें। मैं सूरजमल रोज, रोहतक से निगम पार्षद। मैं भाई को एक बात बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, पूरे वर्ल्ड में ये बात जाए इसलिए बता रहा हूँ। और दिखाओ तो बताओ, नहीं तो रहने दो। हम तो दिखा रहे हैं बिल्कुल। तो अब ध्यान से सुन लो। ये RSS का एक ग्रुप है। इन्होंने अंग्रेजों से मिलके हमारे हिंदुस्तानी से धोखा किया। ये उन्हीं के गुलाम थे, उन्हीं के चमचे थे। दूसरा है भारतीय जनता पार्टी। एक ग्रुप हमारे देश में व्यापारियों का था, जैसे कि टाटा है, बिरला है और महिंद्रा एंड महिंद्रा। तीनों ने हमारे देश को ट्रैक्टर दिया, ट्रक दिए, बसें दी, बहुत कुछ मशीनरी हमारे देश में, एक हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया। एक हमारे बीच में ठग आए हैं, ये मोदी और अंबानी। ये दोनों परिवार माँ ठग हैं
मोदी और अंबानी का और शाह और मोदी का, इन चारों का एक परिवार, एक समझौता है। जितने उल्टे सीधे कर्म करते हैं भाई, ये महा डाकू है, महा ठग है, समुद्री डाकू हैं, ये हमारे देश के नहीं है। गुजराती आदमी ने कभी भी हमारे हिंदुस्तान का कभी भला नहीं चाहा। गुजराती आदमी कोई हमारे सेना की टुकड़ी में, एयरफोर्स है, चाहे फौज कोई है, बटालियन के नाम से नहीं। किसी भी बटालियन में गुजराती आपको मिलेगा नहीं। क्यों? इनको तो मार चाहिए, झूठ का, ठग का, महाचोरी का। ये तो डाकू है भाई साहब। और कहीं ना कहीं इनकी दोहरी सोच नजर आती है। जिस निशान साहब के ऊपर इतना विवाद है, बता रहा हूं ना। उस निशान साहब को गुरुद्वारा रकाबगंज पहुंचते हैं, और जब वो पटका बांधते हैं सिर के ऊपर, तो वहां भी माथे के ऊपर लगा हुआ है निशान साहब का। फिर इतना विवाद क्यों? मैं आपको बता रहा हूँ, एक फोटो वायरल हुआ था, आप उसको देखना। मोदी जी के हाथ में हमारे देश का तिरंगा है, जिसको तिरंगा तिरंगा बकवास कर रहे हैं नहीं, वो तिरंगा है। और मोदी जी ऐसे ही नाक पूछ रहे हैं। नाक जी वायरल है जो भी है, विश्व योगा डे पे, जो है ना, वायरल है ना। वर्ल्ड योगा डे पे जी, मैं यूं कह रहा हूँ, वो तिरंगे से नाक पूछ रहा है, वायरल है। बिल्कुल है। मैंने नहीं देखा, वो वायरल देखा मैंने। नहीं, हम लोगों ने देखा वो। लेकिन मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको मेरे साथियों, जहां जहां झगड़े हुए हैं, आप ये टिगरी बॉर्डर लो, गाजीपुर लो या सिंधु बॉर्डर लो, तीनों जगह आरएसएस के आदमी हमारे किसानों के बीच में फिट किए इन्होंने। तीनों जगह जो आरएसएस के आदमी फिट कर रखे थे। किसान मोर्चा एक तरफ, पुलिस सामने, फौज सामने है। तो इन आरएसएस के लोगों ने पत्थर उठा के पुलिस को मारे हैं। पुलिस ये समझ रही है किसान मार रहे हैं, नहीं, ये दंगा भड़काने के लिए ये मोदी और आरएस का शाह की अपनी प्रॉपर क्रिया है। किसानों ने कोई पत्थर नहीं मारा किसी को। एक इनकी रही दोहरी बात लाल किले पे, जहां तक लाल किले की बात कर रहे हैं, लाल किला हमारे देश का और हमारा जो है ना है, लेकिन ये हिंदुस्तान का ना होकर के एक परिवार का हो चुका है। 50 साल के लिए लीज पर दे दिया ये भारत सरकार ने डालमिया को। जब लीज पर ही दे दिया तो तिरंगा और लाल किला रहा कहाँ से इनका? सिंह साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? मैं भी, आप बात कीजिए। और रही बात दूसरी, आधा मिनट में भी जो दीप सिंधु है लड़का, अरे कहीं तो वो जो है ना सनी देओल के साथ खड़ा है, कहीं वो जो है ना मोदी की गोद में बैठा है, तो कहीं शाह की गोद में बैठा है। तो बंदा उसके बावजूद भी इनकी दोहरी मानसिकता दिखाई दी कि किसानों के जो ये दंगा हुआ दिल्ली के अंदर, अभी भी बहुत बड़ी संख्या के अंदर ट्रैक्टर दिल्ली में थानों में बंद है और किसान भी घायल हैं। अच्छा, किसानों के नाम एफआईआर भी दर्ज हो रही है, पर जो सारा प्रकरण कर गया, जो झंडे के साथ जिसका नाम जुड़ा है सिद्धू का, उसकी गिरफ्तारी, उसकी एफआईआर का कहीं जिक्र ही नहीं। कोई जिक्र नहीं है ना। एक मैं और बताऊंगा, एक देवेंद्र सरदार जी हमारे जो है ना J&K से, वो पुलवामा कांड वाला केस, वहाँ पर तो हमारे 40 फौजी मारे गए और प्राइवेट बस में ही वो कार क्यों लगी? ये सारा ड्रामा इन लोगों का अपना है। और देवेंद्र को J&K से ले आकर दिल्ली में ले आए, दिल्ली में ले आकर चलाना तक पेश नहीं हुआ मेरे भाई, और उसको जमानत दे दी। ये तो दींगा मस्ती कर रहे हैं, देश का राज नहीं चला रहे। अब तीनों बॉर्डर पे इन्होंने अपने आरएसएस के आदमी लेके आए, पुलिस आगे चल रही है, प्रोटेक्शन दे रही है आरएसएस के लोगों को। और क्या बता रहे हैं? ये स्थानीय लोग हैं और ये बोल रहे हैं कि यहाँ से धरने उठा लो, हम परेशान हो गए। ऐसा नहीं है मेरे भाई, सारा ड्रामा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस करती है। हमने हिंदुओं को मुसलमान से लड़वा दिया, मुसलमान को हिंदुओं से लड़वा दिया, और फिर जाट को जो है ना अदर 35 बरादरी से लड़ा दिया। हमारे देश में तो 36 बरादरी का एक परिवार रहा है, कोई 35 हो रहे के नहीं थी हमारे देश में, कोई सरदार और मोना मुसलमान कोई नहीं। हम 36 बरादरी के इंसान, इंसानियत से बड़ा कोई परिवार नहीं होता। 36 बरादरी का हम एक परिवार है, एक हम इंसान है, किसान एकता। चलो, ये तो थी भाईचारे की बात। एक छोटी सी बात उस पर करते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, कृषि विधेयक के अंदर जो आप ऐसी क्या खामियां पाते हैं जिससे लगता है कि आम जन को भी नुकसान होने वाला? ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, यदि इसके ऊपर बोला, आप जितना भी कहोगे उतना बोला जा सकता है। अकेला कृषि विधेयक नहीं है, ऐसे कम से कम 15-20 विधेयक हैं जो ये इसी दौरान लाए हैं, और उसी सितंबर में ही पहले विधेयक लाए हैं। जैसे इसके साथ मैं जोड़ूंगा, इसको भी मैं एक बात साथ जोड़ के आगे बढ़ाता हूँ। ये जो 42 बिल थे मजदूरों के ऊपर, उनको 4 बिलों में समेटना चाहते हैं, और एक रह गया अभी 3 बिल, वो भी लाए हैं मजदूरों के।
और उसमें भी ये सारा फैक्ट्रियों के लिए है, उसमें हड़ताल नहीं कर सकते आप, इकट्ठे 10 बंदे जाकर आप अपने मांग पत्र नहीं दे सकते। 50% लोग यदि छुट्टी पे भी चले जाएंगे तो उनको भी हड़ताल माना जाएगा। ऐसे बहुत सारे 178 पे उनको तनख्वाह देनी है, 12-12 घंटे उनका काम करना है वो, क्योंकि ये सारा इंडस्ट्री के लिए है। ऐसे ही पर्यावरण, जंगलात के और कुछ ऐसे दिए जो सारा इंडस्ट्री के लिए हैं। और ये किसानों के बिल, पहली बात तो ये है कि ये बिल पास है ही नहीं कानूनन। ये अब सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए, जिसके ऊपर उंगली उठ रही है, पक्षपात का आरोप लग रहा है, क्योंकि ये जो विषय जो है कृषि का, जो मंडियों का विषय है, ये राज्यों का विषय है, 14वीं सूची में है। और जो दूसरा ये विधेयक लाए हैं जो, वो 26वीं सूची में, वो भी इसी का जो अपने राज्य का विषय है। जब इनका ये विषय ही नहीं है और इन्होंने इंडस्ट्री वाले विषय के अंदर इसको रख दिया, तो इसलिए ये जो कानून है असूलन ये पास हुए नहीं। और दूसरी बात, राज्य लोकसभा में इनका बहुमत है, लोकसभा में तो पास हो चुके थे, और राज्यसभा के अंदर पास हुए नहीं है, सिर्फ ध्वनि मत से इन्होंने पास किए हैं। और ध्वनि मत से पास उस समय माने जाते हैं यदि एक भी बंदा उसका विरोध कर दे तो वो पास नहीं माने जाते, फिर उसकी वोटिंग करवानी होती है। आज राज्यसभा में वोटिंग करवा लेना, ये बात खत्म है। एक बात पे आ जाए, आज राज्यसभा में ये वोटिंग करवा लें तो पता लग जाएगा ये विधेयक पास होते कि नहीं होते, ये रौड़ा ही खत्म होता है, फिर तो MSP का रह जाएगा। परंतु संविधान के अंदर तो यह भी एक प्रावधान है कि कानून अब बन चुका, पारित हो चुका है, और उसमें ये संशोधन इतने कर दिए, अपना असली प्रारूप जो सरकार लागू करना चाहती थी वो तो मूल रूप से खो चुकी है। देखिएगा, मैं अपने साथी आपके माध्यम, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आवाज़ देना चाहता हूँ, मोदी तक जाए। मैं भाई को एक बात बता रहा हूँ, क्या ये जो से कि ना अपना अडानी देश का व्यापारी यही है? जब इसको अपना रोड बेच रहे हैं, रोड बेच रहे हैं, अपने इस जगह इसको हाईवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए। हिंदुस्तान पेट्रोलियम हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था का, लोग तो कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बन रहा है भारत। आत्मनिर्भर, मैं ये कह रहा हूँ, दूसरी सरकारें जब भी आई उन्होंने देश में कोई ना कोई इंडस्ट्री लगाई, फैक्ट्री लगाई, एयरपोर्ट लगा, रेलवे लाइन बिछाई, रेल चलाई, कुछ ना कुछ किया। वो तो देश को मोदी ने तो वोट किया ना, मोदी जी ने वोट किया, पहले नोटबंदी की, फिर GST लाए, फिर कोरोना हो गया। सुनो ना, लेकिन नहीं, मैं अपना सवाल दोबारा कर रहा हूँ, कट लेना बीच में, कट लेना। लोग तो कह रहे हैं कि देश आत्मनिर्भर बन रहा है, और करने को मोदी जी बहुत कर रहे हैं। सरकार बनी 2014 में, उसके बाद बहुत ज़्यादा कुछ कर चुके हैं, देश को नोटबंदी में लुटाया, नोटबंदी के बाद GST लगाई, GST के बाद अब कोरोना आ गया। कोरोना में भी जब लोग अपने घरों के अंदर थे तब इन कानूनों को संसद खोल करके पारित करा दिया गया। और जब आप लोग आंदोलन में बैठे हैं तो कहते हैं कि कोरोना के नाम पे इकट्ठे मत हो, और बंगाल में रैलियां करनी हो तो वहाँ धड़ाधड़ रैलियां करते हैं। तो क्या कोरोना आदमी देख करके आता है? देखिएगा, हमारे को लॉकडाउन में फंसा दिया पीछे 22 मार्च को, 2020 22 मार्च लॉकडाउन में फंसा करके, और हमारे मुंह पे एक छिक्का लगा दिया कपड़ा, उसको बोलते हैं मास्क लगाओ। हमारे मुंह पे तो पट्टी बांध दी, और जो है ना 2 गज की दूरी बना दी, और 10-5 आदमी से फालतू इकट्ठे नहीं होंगे, हमारे को कानून में बांध करके इन्होंने पीछे से देश को बेच दिया। जैसे रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, श्रीमान जी हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए। बहुत इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कहीं अंबानी को बेच दिया तो कहीं अडानी को बेच दिया। 2024 में लोकसभा बिकेगा, क्योंकि नई लोकसभा इसलिए बन रही है, ये बताऊं आपको, नई लोकसभा इसलिए अभी जो शुरू संसद भवन भी बिकेगा। हाँ, संसद भवन वो तय हो चुका है, वो 24 में बिकेगा। आप याद रखना मेरी बात। कह रहे हैं 2024 के अंदर संसद भवन भी बिकेगा। अब हम जाग चुके हैं किसान, ये इस मिट्टी के, हम मिट्टी से में पड़े बड़े हुए हैं, हम जाग चुके हैं। हम ये बिकने बुकने तो देंगे नहीं, ये तो ये अपना दिमाग से काट दे। ये तो कुछ, ये जो अब हमारा जो आंदोलन बन गया, जो इनका प्रोग्राम था, ये जो आज देखो जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या था, जैसे अब ये, जैसे मेरे भाई साहब ने बताया कि हाँ, इतनी बड़ी जो सिस्टम बनाए जो भी सरकारें थी, तो हम ये ट्रैक्टर ट्रालियाँ हमने एक दिन में नहीं बना ली, 3 पीढ़ियाँ लगी हैं। आज जो ये ट्रैक्टर बने हैं, ये ट्रालियाँ बनी हैं, ये सिस्टम बना है। कह रहे पंजाब का किसान ये बहुत अमीर हो गया। अरे हम MSP लेते हैं, हम MSP लेते हैं। मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ,
कि सिर्फ 3-3.5 स्टेट में MSP लेते हैं। आज 42,000 मंडियों की देश में ज़रूरत है और 6600 मंडियाँ हैं। ये 42,000 मंडियाँ नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए इन्होंने कर दिया। और जो बाकी स्टेट रह गए हैं वहाँ पर भी यदि बिहार में, बंगाल में और जो दूसरी जगह जो भी है, यूपी में भी, उधर परली तरफ में, वहाँ पर भी यदि मंडियाँ होती ना तो आज उनका भी, वो भी किसान इस तरह तरक्की करता। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके ये तो सारी हमारी ज़मीनें ले जाएंगे, ये हमारे मिट्टी हो जाएगी। 10 साल बाद कहेंगे हम ज़मीन नहीं लेंगे। नहीं, सरकार तो कह रही है ना, लिखित में देने को तैयार है। कह रहे हैं कि ज़मीन को लेके के जो है ये जो बिल्कुल अफवाह फैली हुई है, लोगों का डर जो है खामखा है, और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो है किसानों की उन्नति होने। 50 दिन भाइयों मेरा साथ दे दो नोटबंदी के लिए, ये भी इन्हीं लोगों ने कहा था। 15 लाख भी इन्हीं लोगों ने कहा था। ये सारी, ये तो एक कहने की बातें हैं, खुद ही कहते हैं जुमला है, जुमला। अच्छा, मन की बात कर रहे हैं कल भी, परंतु अपने निवास से जो कुछ किलोमीटर, चंद किलोमीटर दूर किसान बैठे हैं, वहाँ उनके मन की बात नहीं पहुँचती। वो पहुँचते हैं तो बनारस के अंदर लेजर शो देखते हैं, जब देश में इतनी बड़ी संख्या में किसान बॉर्डरों पर बैठे होते हैं, भूखे प्यासे ठंड में रात काट रहे होते हैं। अच्छा, वो पहुँचते हैं मोदी के घर पहुँचते हैं, जहाँ पोता होता बधाई देने पहुँचते हैं। तो क्या मन की बात किसानों से नहीं? अंबानी के घर। देखिएगा मेरे साथी, 1 करोड़ से ऊपर जो है ना गाजी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और जो है ना ये अपना टिगरी बॉर्डर पे किसान लगभग 4 महीने पंजाब में बैठे रहे, हरियाणा में बैठे रहे, और अब 2.25 महीने से बैठे हैं तीनों बॉर्डरों पे। वो मोदी 1.25 करोड़ जो ये लोग किसान बैठे हुए हैं बॉर्डरों पे अपनी समस्या को लेकर के, और जो है ना किसान ये कह रहा हमारे मन की बात सुन लो। 130 करोड़ लोगों के मन की बात नहीं सुन रहा। ट्रैफिक तो वन वे है ना, वो अपने मन की बात है। तो उसने एक बिकाऊ चैनल के माध्यम से कहा है मैं मात्र 1 कॉल दूर हूँ किसानों से, लेकिन वो नंबर नहीं दिया कौन सी कॉल दूर है। वो बोला तो उसने, वो परसों बोले कि भाई मैं एक फोन कॉल, मात्र एक कॉल दूर हूँ। किसान के पेट में जो दर्द है ना, वो कह रहा तीनों विधेयक कैंसिल करो, MSP लागू करो, ठीक है। वो तो किसान के मन की तो सुन नहीं रहे कि तीनों विधेयक खत्म करो, MSP लागू करो, है। ये नहीं सुन रहा है किसानों के मन की, अपने मन की बात को थोप रहा है, अपने मन की। ये मदारी है, डोंगी है, चोर है, माँ डाकू है, समुद्री डाकू है दोस्तों, ठीक है। जय किसान। किसानों ने पहले दिन से अपने आंदोलन में राजनीतिक पार्टियों का बहिष्कार किया, और जो मोदी मीडिया कहलाया उनका भी बहिष्कार किया। आप क्या मानते हैं कि जो छोटे चैनल है, यूट्यूब चैनल है, हमारे जैसे चैनल हैं, उन लोगों ने आपकी आवाज़ को विश्व स्तर पर पहुंचाने की एक जो है अपनी भूमिका निभाई, अपनी नैतिक जिम्मेवारी निभाई है? बिल्कुल भरत जी, ये आपका बिल्कुल वाजिब है जो आपकी बात है। जो आज इस आंदोलन के माध्यम से जो सैकड़ों और हज़ारों नए चैनल आए हैं जो छोटे छोटे, और इन लोगों ने हमारी आवाज़ को लगातार वो आगे बढ़ाया है। मोदी मीडिया में तो चलता है कंगना रनौत की सुरक्षा, और चलता है कि वैक्सीन कब आएगी, वैक्सीन कब बटेगी। किसान आंदोलन की चर्चा कहीं भी नहीं। वैक्सीन की जरूरत ही कहाँ है? भीड़ से तो वैसे कोरोना डरता है, ये तो सारा चीज़ सामने आ गई। जब किसानों की भीड़ है, यहाँ कोरोना है ही नहीं, भीड़ से वैसे ही कोरोना डरता है, यहाँ कहाँ कोरोना। और जो मोदी मीडिया है ना, उसके पास तो चाइना, पाकिस्तान और ये रनौत और ये यही करता है मोदी मीडिया। वो तो जो एक वो ये सब जो इनका जो इन्होंने तय कर रखा था वही चीज़ इनकी आ रही है, और इसका और कुछ नहीं आ रहा। और जो आप ये कह रहे हो ना, ये शुरुआत जो हुई, हाँ, हमारे सिख धर्म में गुरु साहब का फरमान है, गुरु गोविंद सिंह जी का, जब बाण लागे तब है जोश जागे। और इसमें मैं आपको ये बात कहना, भाई साहब से एक आप बोलिए। 1 मिनट, मैं सिर्फ आप एक परिचय दे दे पहले अपना। मैं ओम प्रकाश जी, कहाँ से आए हो? आसोदा गाँव से। हाँ जी, आप बोलिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इस गवर्नमेंट के अंदर जितने भी कैबिनेट मतलब जो कैबिनेट बनी हुई है, क्या उसमें कोई किसान का आदमी बैठे है? किसान का खून, जो किसान का असली जो खून है, क्या ये तो आप उनसे पूछिए ना, जिनको जब वोट देते हैं उस टाइम वो अपनी सारी बात बताते हैं, अपनी खाप बिरादरी सारी, मैं किसान नेता हूँ। वो चश्मे चढ़ा गए जी, उस टाइम वो काले चश्मे चढ़ा गए, उस टाइम काले चश्मे चढ़ा। अगर किसान का खून हो तो ये नौबत अब ये नहीं आवे, 2 बार ही है इसमें किसान का खून नहीं। अच्छा, एक आखिरी संदेश अब जो है आप हमारे मंच के माध्यम से आप क्या देना चाहते हैं सरकार को, कि भी सरकार इस मसले को जल्द से जल्द हल करे, ताकि ये किसान भी अपने खेतों में जाकर के काम करें, और जिन लोगों को इस आंदोलन की वजह से असुविधा हो रही है वो भी अपने काम धंधे पे लौट सकें।
वो संदेश तो ये है जी, जो भी विपक्ष होता है ना वो किसान के साथ होता है, और बड़ी मुश्किल से एक मजबूत विपक्ष तैयार किया गया था। जो लोग इसी तरह कांग्रेस जो है वो बात नहीं सुन रही थी, मैं किसी पार्टी की पक्ष या विरोध में नहीं हूँ, मैं किसान की बात कर रहा हूँ, तो एक ज़रूरत लग रही थी कि इस भारत के अंदर एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। तो अटल जी के समय में जो हुआ तो लोग बड़े, ये बीजेपी पार्टी बनी। तो संदेश तो यही है कि अटल जी और अडवाणी जी ने इतनी मेहनत से और ऐसे हज़ारों कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी को खड़ा किया है। मोदी जी, ये पार्टी ख़त्म मत करो, ये पार्टी ख़त्म हो रही है अब, ये सच्चाई है, और ये इनके हाथों से होगी। ये जो 2-3 लोग हैं इनके हाथों से होगी। यदि इस पार्टी को बचाना है तो ये जो तो हमारी मांगे हैं इनको मांग लो, नहीं तो ये तो हमारी मांग तो ये तो पूरी होगी और आपकी पार्टी इस पार्टी का बचा का हमने करना भी के चूल्हे में देनी है। हमने नहीं जरूरत विपक्ष में हमारा किसान खड़ा और किसान रहेगा। वो उसको संदेश है भी पार्टी खत्म हो जाएगी। आप तो विपक्ष में हमारा किसान खड़ा है और किसान खड़ा रहेगा। ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा, चाहे कितने भी जुल्म सितम हो जाए, चाहे कैसे भी मौसम आए जाए, परंतु इन बिलों को रद्द करवाए बगैर यह किसान इस आंदोलन को खत्म करने वाला नहीं है। कहना चाहूँगा, इन्होंने हमारी सोई हुई आत्मा को जगाया है। हमने कभी दान भी नहीं करना आवा था, इन भाइयों ने सिखाया भी, देखा होगा आपने। हमारे हरियाणा के ट्रैक्टर ट्रॉली सब्जियां और जरूरतमंद का जो सामान है वो लेके आने लगे। ये भाई अपने गुरुद्वारों में लंगर लगाते थे, हमने कभी देखा नहीं था ये दान क्या होता है, कैसे दिया जाता है। इन भाइयों का धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने हमारी सोई आत्मा को जगाया है और एक भाईचारे को दोबारा से। कल 2 बुजुर्ग आए थे मेरे पास, यही टेंट में 2 बुजुर्ग आए मेरे पास। वो चुपकदेशी कह रहे हैं आप इन सिख भाइयों से बात करो पानी की। मैंने उनसे ये पूछा था, ताऊ जी जब तेरे घर में लड़का नहीं होगा सगाई किसकी लेगा? महाराज जब जमीन नहीं रह गया, हमने पानी की जरूरत के डूब के मरना है उस पानी में। हमने पानी की जरूरत नहीं, भाईचारे की जरूरत है, जो हमने मिल गया। हरियाणा वालों ने बहुत ही हाथ संभाला, बहुत इनका वॉइस ऑफ भादुगढ़ के लिए मैं भारत नागपाल, कैमरामैन सचिन गुप्ता।